कोई कैंडिडेट बड़े कॉन्फिडेंस के साथ गलत आंसर देता है, तो क्या आप उसे कॉन्फिडेंस के लिए हायर करेंगे? इंटरव्यूअर लगभग कितनी देर में डिसाइड कर लेता है कि इस कैंडिडेट को लेना है या नहीं लेना है? कि बच्चे को हायर करने से पहले क्या आप उसका प्रोफाइल गूगल या सोशल मीडिया पर भी चेक करते हैं क्या? कंपनी आपको नहीं लेती है तो कंपनी का नुकसान है, आपका नहीं है। तो कॉलेज में पढ़ाया जाता है वो एक्चुअली इंडस्ट्री में यूज नहीं होता। दैट आईआईटी बॉम्बे की भी सारे स्टूडेंट्स प्लेस नहीं हो पाते, ये आईआईटी लेवल की बात है। एक कौन सी ऐसी स्किल है जो सबसे अंडररेटेड है, जिस पर कोई ध्यान नहीं देता बट है बहुत इंपॉर्टेंट? लाइक ए सेल्समैन, यू आर सेलिंग योर पर्सनालिटी टू एन इंटरव्यू। सर, इंटर्नशिप्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन एकेडमिक ग्रेड्स। ज्यादा दिन रुकना नहीं चाहिए, जल्द अगर आपको अपनी ग्रोथ करनी है तो जल्दी जल्दी चेंज करते रहना चाहिए। आई डोंट एग्री टू दिस। बहुत कॉमन है इजरायली आर्मी और फॉरेन आर्मी में कि हर आदमी को कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग करनी पड़ती है 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, तभी आपको जॉब मिल सकती कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो इंटरव्यू के लिए जाते टाइम जब सामने इंटरव्यूअर बैठा है, वो जब तक उनका सीवी पलट रहा है तब तक उसका एक क्वेश्चन शुरू हो जाता है, अच्छा टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो इसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन हो ना हो, रिजेक्शन जरूर होता है। है। इंटरव्यूअर उस समय उसके सीवी को देख रहा होता है, बट उसके कान खुले रहते हैं। ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन। नमस्कार, हेलो, सत श्री अकाल, वंदकम, केम छो एवरीवन। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अप टू स्किल्स पॉडकास्ट शो। ये दुनिया का पहला एचआर टीपीओ पॉडकास्ट शो है और मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट डॉक्टर विकास सिंह भदौरिया, डिप्टी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर फ्रॉम श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, पलवल, हरियाणा। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अप टू स्किल्स का इस पॉडकास्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। अप टू स्किल्स का जो सारा फोकस है वो इंडस्ट्री और कॉलेज का जो गैप है उसको खत्म करने में लगा रहता है, जिससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का डेवलपमेंट होता है। तो अप टू स्किल्स का जो एफर्ट्स है स्टूडेंट्स में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स डेवलपमेंट करने के लिए, वो काफी सराहनीय है। इसी दिशा में हम हर बार एक किसी किसी महान विभूति को, किसी इंडस्ट्री प्रोफेशनल को बुला के उससे इंटरेक्ट करते हैं, उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानकारी लेते हैं। इसी सिलसिले में आज के इस पॉडकास्ट के जो हमारे मेहमान हैं वो हैं डॉक्टर संजय वर्मा, ग्रुप सीएचआरओ, धीरेन्द्र ग्रुप ऑफ कंपनीज। डॉक्टर संजय वर्मा का मोर देन 4 डेकेड्स का एक्सपीरियंस है। मैं अगर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सर के बारे में दूं तो सर ने पहले मोर देन 2 डेकेड्स का आर्मी बैकग्राउंड का एक्सपीरियंस है। देन ही हैज वर्कड इन वेरियस कॉरपोरेट्स, और जो शुरू से ही हमेशा से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से जुड़े रहे हैं, फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड से लेके एंड डिफरेंट इंडस्ट्री, जब भी इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के तरीके से उन्होंने वर्क किया है, तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो इस जो है ना आज के पॉडकास्ट में हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो आज जो है ना सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं डॉक्टर संजय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के प्रोग्राम में। और आज हम आपसे, आपने जो भी अपने 4 डेकेड्स के वर्क एक्सपीरियंस और अदर देन वर्क एक्सपीरियंस के अलावा जो भी आपने सीखा है या जो आपने गेन किया है, आज हम उसके बहुत सारे सीक्रेट्स आपसे जानने वाले हैं इस पूरे पॉडकास्ट में। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर विकास। It आ, was very generous of you to have introduced me so well, and आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड मैं ऑर्गेनाइजेशन को भी थैंक यू बोलता हूँ एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मेरा कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, हमने चीजें सीखी हैं, और आज के दिन इंडस्ट्री और एकेडमिया में डेफिनेटली काफी इंटरेक्शन की जरूरत है।
एक दूसरे से सीखने की जरूरत है। मुझे आपसे भी सीखना है कि आपके इतने ऑलमोस्ट 2 डिकेड का एक्सपीरियंस है, आपने टीचिंग भी किया है, आप हरियाणा गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो म्यूचुअली हम लोग कनेक्टेड भी रहेंगे, आगे भी सीखेंगे। और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हम स्टूडेंट्स के चैलेंजेस के बारे में डिस्कस करें और एक उनको मौका दें कि हमसे कुछ वो सीख सकें, तो बहुत बेहतर होगा। सर, इसी दिशा में मैं एक और बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में अभी एज ए डिप्टी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर वर्क कर रहा हूँ, श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी को भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय होने का दर्जा प्राप्त है ना। फैंटास्टिक। और हम भी जो है ना, ये यूनिवर्सिटी भी स्किल डेवलपमेंट के फील्ड में बहुत एक्टिवली वर्क कर रही है। हम इंडस्ट्री के साथ वन ऑन वन, कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं। हमारे हर कोर्स में इंडस्ट्री पार्टनर्स एसोसिएटेड है। हम, अगर आपकी इजाजत हो तो हम आज के डिस्कशन को स्टार्ट करें क्या सर? एब्सोल्युटली, प्लीज गो अहेड। हाँ, थैंक यू सो मच सर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है सर आज मेरा आपसे, वो है इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशंस एंड कॉलेज करिकुलम के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि जो कॉलेज में पढ़ाया जाता है वो एक्चुअली इंडस्ट्री में यूज नहीं होता। और जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर थियोरेटिकल नॉलेज सीखते हैं, और जो इंडस्ट्री में जब उन्हें जाके काम करना होता है तो उन्हें बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज की जरूरत होती है। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? ये जो इंडस्ट्री एकेडमिया गैप है अभी, कि ये एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं एग्जिस्ट कर रहा? अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो इसको कैसे फुलफिल किया जा सकता है? इंडस्ट्री इस डायरेक्शन में किस तरीके से एफर्ट्स कर सकती हैं, और एकेडमिया इस डायरेक्शन में किस तरीके से एफर्ट कर सकते हैं? और अदर देन इंडस्ट्री एंड एकेडमिया, मैं अप टू स्किल्स का बात करूं, क्योंकि मैं यहाँ तीनों लोगों का जिक्र करना चाहूंगा। फ्रॉम एकेडमिया, जैसे मैं एकेडमिया की तरफ से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एकेडमिया को, आप इंडस्ट्री की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड एक्सपेक्टेशंस जैसे यहाँ पर अप टू स्किल्स हैं। तो ये तीनों की अलग अलग क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, क्या रोल हो सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आपका आपका जो है ना राय, आपकी राय जानना चाहेंगे सर। थैंक यू डॉक्टर विकास। मैं आपसे एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा जी कि जी जब मैं टाटा पावर में मैंने ज्वाइन किया था, एक दिन ऑडिटोरियम में मैं एक बिजनेस कम्युनिकेशन पर सेशंस ले रहा था, और जी मेरे पार्टिसिपेंट्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स थे, फ्रेशर्स। 40 लोग बैठे थे जिसको मैंने रिसेंटली हायर किया था, और मैं जी उनका बैच इंचार्ज भी था। तो जी सेशन के दौरान वहां पावर कट हुआ, जी और उसमें कुछ शॉर्ट सर्किट थी। तो मैंने इन 40 स्टूडेंट से पूछा, भाई आप लोग देखो, ये छोटा सा काम होगा, जस्ट सी इन केस वी कैन फाइंड अ सोल्यूशन। 15 मिनट तक हमारे स्टूडेंट्स लगे रहे, सारे ट्रेन्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। अल्टीमेटली मुझे एक टेक्नीशियन को बुलाना पड़ा, उसने 2 मिनट में आके वो मामला ठीक किया, और फिर हम वापस ऑडिटोरियम में बैठे। तो दैट एग्जैक्टली इज व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। आपके पास सारी थ्योरेटिकल नॉलेज है, अब सब कुछ है, लेकिन क्या आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि? आज आज मैं नीमच में अभी बैठा हूँ प्लांट के अंदर। तो अगर प्लांट में कुछ प्रॉब्लम आती है तो क्या इंजीनियर उसे कर पाएगा, या उसके लिए मुझे एक टेक्नीशियन को लाना पड़ेगा? जी ऑटोमोबाइल इंजीनियर क्या कार की में अगर छोटी डिफेक्ट आती है, कैन ही रिपेयर इट, या उसको एक मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा जिसने कोई पढ़ाई भी नहीं की है बट उसको प्रैक्टिकल नॉलेज? जी जी तो इंडस्ट्री ये देखती है कि जो भी इंजीनियर्स हमारे पास आए, जो कॉलेज की जो डिग्री है उसकी रिलेवेंट नॉलेज बिल्कुल सही है, हम्म बट हर स्टूडेंट को ये इंटरेस्ट होना चाहिए कि मुझे प्रैक्टिकल भी आना चाहिए। चाहे आप कंपनीज में जाके इंटर्नशिप करें, खुद कंपनियों में प्रोजेक्ट्स होते हैं। जैसे मणिपाल में मैं एक बार विजिट किया तो मैंने देखा वहां पे Formula 1 में स्टूडेंट्स कार बनाते हैं, खुद जी बनाते हैं, उसको ज्वाइन करते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। जी तो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है प्रैक्टिकल नॉलेज, जी बट जब तक आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है आप प्रैक्टिकल कर भी नहीं सकते, बिकॉज वी जी कैन नॉट बिकम मैकेनिक्स या टेक्नीशियंस। तो इट इज वेरी रेलिवेंट। और जो भी ये हमारी पार्टनरशिप अगर हो, बाय वे ऑफ इंटर्नशिप, बाय वे ऑफ एनी काइंड ऑफ एसोसिएशन, तो आपको अच्छा रहेगा। और ऐसे अगर हमें जैसे आज प्लेटफॉर्म मिला है आपको स्किल्स के बारे में, तो ऐसे अगर प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल। तो हाँ मेरा ये मानना है कि
theoretical knowledge बिल्कुल मस्ट है, बट उसमें एक फ्लेवर चाहिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का, एंड टुगेदर दे मेक इट अ absolutely good personality of an engineer or any person, any project. थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर इनसाइट। और अगर इसी डायरेक्शन में मैं थोड़ा सा और ऐड ऑन करूं, तो जो इंडस्ट्री एकेडमिया गैप को फिल करने का काम हम सभी लोग नहीं, सरकारें भी इस दिशा में प्रयास करती रही हैं। और उसी दिशा में जो हम मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें जो है ना, भारत का पहला सरकारी कौशल विश्वविद्यालय होने का दर्जा प्राप्त है हमारी यूनिवर्सिटी को। तो हमारी यूनिवर्सिटी भी इसी डायरेक्शन में काम करती है, और हमारे यहाँ जितने भी कोर्स हैं वो सब इंडस्ट्री पार्टनर के साथ चलते हैं। और उस कोर्स में अराउंड 60% स्किल कंपोनेंट होता है, यानी वो कोर्स के ड्यूरेशन में ऑन द जॉब ट्रेनिंग इंडस्ट्री पार्टनर के कैंपस में करते हैं। तो डेफिनेटली आफ्टर दिस पॉडकास्ट मैं आपसे भी इस बारे में डिस्कशन करूंगा कि आपको भी हम अपनी यूनिवर्सिटी का एक इंडस्ट्री पार्टनर बना सकें। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी दिशा में। और जब कभी हम बच्चों को कहीं इंटरव्यू के लिए भेजते हैं, तो एक कंसर्न होता है कि टेक्निकल स्किल्स, क्योंकि जब उसने ऑन द जॉब ट्रेनिंग की तो उसको टेक्निकल स्किल्स तो आ गई। अब सॉफ्ट स्किल्स का कितना इंपॉर्टेंस उसमें होता है? क्योंकि एक कैंडिडेट है जिसके पास टेक्निकल स्किल्स हैं, बट वो शायद उतनी सॉफ्ट स्किल्स उसके अंदर नहीं है। और जो अगर हम बात कर रहे हैं थ्योरी की, जो वहां पर हो सकता है कि उसके पास सॉफ्ट स्किल्स अच्छी हैं बट टेक्निकल स्किल्स नहीं है। तो इन दोनों के बीच में वो किस तरीके से बैलेंस बनाए, किसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है, सॉफ्ट स्किल्स का या टेक्निकल स्किल्स का? इसके बारे में आपकी क्या राय है? मेरी राय है कि किसी भी कंपनी में एंट्री के लिए फ्रेशर्स के पास टेक्निकल स्किल होना जरूरी है, और उसके अलावा हम सॉफ्ट स्किल भी जरूर देखते हैं। एटीट्यूड है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम लोग बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर मैं वेटेज दूं तो 60% टेक्निकल, 40% सॉफ्ट स्किल एट द टाइम ऑफ एंट्री। लेकिन जॉब में आने के बाद अगर आप बिजनेस में या कंपनी में ग्रो करना चाहते हैं, तो सॉफ्ट स्किल की परसेंटेज बढ़ जाएगी और टेक्निकल स्किल की परसेंटेज घट जाएगी। एग्जैक्ट परसेंटेज कहना मुश्किल है, बट सॉफ्ट स्किल बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट because you need to manage teams, you need to manage conflicts, you need to demonstrate your business skills or business communication or business etiquette. You need to meet customers. तो इन सब के लिए जरूरी है कि आपको सॉफ्ट स्किल के बारे में समझना, सीखना और उसको अपने व्यवहार में लाना। टेक्निकल स्किल जो आपने सीखा है वो तो इन एनी केस आपके काम आएगा, वो तो आपकी प्रोफेशन के साथ चलता रहेगा, और उसमें भी अपग्रेड की जरूरत होती है। अगर कंप्यूटर साइंस फील्ड में है तो उसमें आपको अपडेट करना पड़ेगा, अपने बेसिक कोडिंग सीखिए, उसको आगे बढ़ना पड़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और जिस भी फील्ड में आप डेटा एनालिटिक्स में, बट नॉर्मल जॉब्स में इट इज इंपॉर्टेंट दैट सॉफ्ट स्किल गिव्स यू प्रमोशन एंड ग्रोथ इन लाइफ। तो आप बता, आपके अकॉर्डिंग ये है कि टेक्निकल स्किल्स का इम्पोर्टेंस जॉब में एंट्री पाने के लिए ज्यादा है, और जॉब में सरवाइव करने के लिए सॉफ्ट स्किल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि उसको मल्टीपल स्टेक होल्डर से इंटरेक्ट करना पड़ता है किसी भी एम्प्लॉय को, इसलिए। हाँ, मैं सर्वाइव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं थ्राइव की बात। ओके। So for upward movement, survive, you can survive with lesser soft skills. Like if you want to thrive in a job, you are really want to move up, then what you need is good business skills, and which is generally soft skills. हाँ, आपने बहुत अच्छा इंसाइट शेयर किया है इस बारे में कि सॉफ्ट स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स का जो रेशियो है, कब कहाँ किसका इम्पोर्टेंस ज्यादा हो जाता है। तो एक जो फ्रेशर्स अभी इस पॉडकास्ट को देखेंगे तो वो भी अच्छे ढंग से समझ पाएंगे कि उन्हें कब किस टाइम पर किस स्किल्स पर कौन कौन सी स्किल्स पर ज्यादा फोकस करना है एज पर देयर डोमेन्स, क्योंकि सॉफ्ट स्किल्स तो सभी डोमेन्स में रिक्वायर्ड होती हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई कोर में वो किस डोमेन में जाना चाहते हैं। आगे बढ़ते टाइम मैं आपसे एक और जो सबसे जरूरी सवाल है, एज ए फ्रेशर अगर हम बात करते हैं, तो अगर कोई भी फ्रेशर कैंडिडेट
कभी जॉब डिस्क्रिप्शन देखता है तो उसको कौन सी ऐसी ऐसा पैरामीटर है जो उसको देखना चाहिए जनरली, मतलब कि सैलरी एक्सपेक्टेशंस उसको स्टार्टिंग में एज ए फ्रेशर कितनी रखनी चाहिए, और अगर वो सैलरी एक्सपेक्टेशन कम रखे या ज्यादा रखे, क्योंकि शुरू में ये डिसाइड करना एक बड़ा चैलेंज होता है कि वो किस लेवल पर जॉब स्टार्ट करे। जिस लेवल पर वो स्टार्ट करेगा उसी लेवल के अकॉर्डिंग उसकी ग्रोथ होगी। तो एट स्टार्टिंग ऑफ कैरियर ये डिसाइड करना कि किस लेवल पर वो शुरू करे, ये उसके लिए एक चैलेंजिंग टास्क हो सकता है। तो इस बारे में आप क्या सजेस्ट करते हैं? हाँ, मेरी राय है, जो मैंने अपने इंडस्ट्री एक्सपीरियंस पे देखा है, जब मैं एचसीएल टेक्नोलॉजी में काम करता था तो फ्रेशर्स को मैं 2010 की बात है, फ्रेशर्स को मैं 2.5 लाख सीटीसी पे हायर करता था। मैं सीटीसी की बात कर रहा हूँ, कॉस्ट टू जॉब। जब मैं रिलायंस में था, हमने आईआईटी और एनआईटी से फ्रेशर्स हायर किए थे, 6 लाख 6.5, दैट वाज अराउंड 2017। सो हर इंडस्ट्री, डिफरेंट कंपनीज के फ्रेशर की एंट्री की सैलरी होती है और जिस पे हम लोग काम करते हैं। और मेरे एक ही एडवाइस मेरा रहेगा फ्रेशर्स को कि एंट्री लेवल की सैलरी इंपॉर्टेंट नहीं। बिकॉज मैंने अपने प्रोफेशनल करियर में देखा है कुछ एमसीएस को जो बिना सैलरी के उन्होंने जॉब ज्वाइन किया, कि हमें सिर्फ आने जाने के आप खर्चे दे दे और लंच हमें फ्री दे दीजिए, और जिन्हें जॉब नहीं मिल रही थी लेकिन मैं काम करूंगा। 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस रहा, बाद में उसी कंपनी ने इनको जर्मनी भेजा, फॉरेन कंट्रीज भेजा, बिकॉज दे वर गुड। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेन एन एंट्री फॉर द जॉब। सैलरी एक्सपेक्टेशन बेसिक रखिए, वॉट एवर यू गेट यू शुड बी हैप्पी, बिकॉज आपका जैसे एक्सपीरियंस होगा एंड इफ यू आर केपेबल, सैलरी का अपने आप आपके झोली में आएगी, उसके लिए आपको सोचना ही नहीं। बिकॉज ऐसा कुछ नहीं है कि आप हायर सैलरी पे ज्वाइन करेंगे तो आप और भी ऊपर जाएंगे, जरूरी नहीं है। लो सैलरी वाला भी आपको सरपास कर देगा अगर उसमें कैपेबिलिटी है और राइट जगह वो प्लेस्ड है। बट ऑन एन एवरेज 4-5 लाख 6 लाख 8 लाख, इट डिपेंड्स आप किस इंडस्ट्री में। कंप्यूटर साइंस के पैकेजेस फॉरेन कंट्री में थोड़े ज्यादा होते हैं। इंडिया में अगर आप टॉप कंपनीज में जाते हैं, इफ यू आर अ टॉप कॉलेज, तो ऑब्वियसली पैकेज थोड़ी ज्यादा होती है। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बेंचमार्क एंड से विच इज राइट। लेकिन मेरा ये मानना है कि हर स्टूडेंट की कोशिश होनी चाहिए कि मुझे जॉब लग जाए, मैं जॉब करूं और उसमें सीखूं, सैलरी अपने आप आती हाँ, तो अच्छा, आपके अकॉर्डिंग मतलब किसी भी कैंडिडेट को इन कैरियर के स्टार्टिंग में ये बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए कि आखिर वो किस पैकेज पर स्टार्ट कर रहा है। स्टार्टिंग ऑफ जॉब इज मोर इम्पोर्टेंट कंपेयर टू सैलरी ना। है। एब्सोल्युटली। इसी सिलसिले में जब सैलरी की बात आती है तो एक और कंसर्न आता है स्टूडेंट्स का कि सैलरी तो ठीक है बट जॉब प्रोफाइल नहीं मैच कर रहा। कि वो प्रोफाइल नहीं मिल रहा, वो डेजिग्नेशन नहीं मिल रही। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सैलरी मिल रही है बट वो सेल्स में मिल रही है। कुछ लोगों का कंसर्न होता है कि डेजिग्नेशन नहीं मिल रही, अप्रेंटिसशिप मिल रही है मुझे एज ए डीईटी या एज ए जीईटी नहीं मिल रहा। डिप्लोमा कोर्सेज हैं, डिप्लोमा कोर्सेज को डीईटी मिल गया, बट इंडस्ट्रीज क्या करती हैं आजकल, अप्रेंटिसशिप पर भी रखती हैं। और बहुत सारी कंपनी, आपको पता होगा कि नैप्स के थ्रू इनरोल कराना एक तो उनका प्रोसेस है। वो अपने अपने पॉलिसी रेगुलेशंस की वजह से कि वो हायर करते हैं, दे यूज टू इनरोल देम थ्रू नैप्स। तो उसको वहां पर वो अप्रेंटिसशिप सिलेक्ट कर लेनी चाहिए, या डीईटी डेजिग्नेशन के लिए जो है ना उसको वहां पर स्ट्रिक्ट या रिजिड रहना चाहिए। क्योंकि फॉर बीटेक इट इज क्लियर, बीटेक स्टार्टिंग डेजिग्नेशन इज जीईटी, प्रोफाइल इज क्लियर फॉर कोर डोमेन, फॉर आईटी डोमेन के उनके लिए अलग अलग तरीके के जो प्रोफाइल्स आते हैं। बट ये जो सिचुएशन है ये ज्यादा चैलेंजिंग हो जाती है जब उससे बीटेक से नीचे आते हैं। यानी अभी अगर हम वोकेशनल कोर्सेज की बात करें, पहले क्या था कि वोकेशनल कोर्सेज को जो पूरा तरीके से एक्सेप्टेंस नहीं था। अब रिसेंटली जो बैचलर ऑफ वोकेशन कोर्सेज हैं, दोज आर रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट टू 3 ईयर यूजी डिग्री प्रोग्राम। तो वहां पर इंडस्ट्रीज में अभी बीवॉक कोर्सेज का एक्सेप्टेंस उस लेवल पर नहीं आया कि वो एक डेजिग्नेशन वीईटी की क्रिएट करें, वोकेशनल इंजीनियर ट्रेनिंग।
For BTech, there is an existing designation GET. For diploma, there is existing designation of DET. But for vocational, भी Bachelor of Vocation course इंडस्ट्री में अभी भी VET डेजिग्नेशन एग्जिस्ट नहीं करती, तो उनको VET और DET इन दोनों के साथ ये चैलेंज आता है कि उनको इंडस्ट्रीज NAPS के थ्रू इनरोल कराना चाहती हैं। तो यहाँ पर आप उनको किस तरीके से गाइड करेंगे कि वो NAPS के थ्रू जाना चाहे, उन्हें जाएं, या उनको प्रोफाइल के लिए रिजिड होना चाहिए, इसमें किस तरीके से वो सिलेक्ट करें? मेरा तो मानना है कि आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। यू शुड नॉट बी रिजिड फॉर योर प्रोफाइल। इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव अ जॉब फर्स्ट, एंड देन अगर आप में काबिलियत है, आप मेहनती हैं, आपने अच्छा काम किया है, यू हैव गुड क्वालिटीज, तो नथिंग स्टॉप्स यू फ्रॉम गोइंग आउट, एंड अपॉर्चुनिटी आती रहती है। टुडे यू सी द एनवायरमेंट, हाउ आवर कंट्री इज ग्रोइंग, इतने जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, नई इंडस्ट्रीज आ रही हैं, वी हैव फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, एंड देयर इज इंडिया इज बिकमिंग अ ग्लोबल हब। सो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आपका डेवलप हो रहा है, रोड्स बन रही हैं, बेस्ट ऑफ द थिंग इज, एंड इंडिया इज गोइंग थ्रू अ गोल्डन पीरियड एंड वी आर रियली इंचिंग फॉरवर्ड। तो अगर ये सब कुछ होता है तो जॉब्स विल बी देयर, एंड जॉब्स किसको मिलेगी? फ्रेशर्स को मिलेगी, एंड ऑफ कोर्स मिडिल लेवल मैनेजर्स विल गेट जॉब्स। अपॉर्चुनिटी तो दुनिया भर की आ रही है, बट इसके लिए मैं फ्रेशर्स को सिंगल एडवाइस देता हूं कि अपनी स्किल सेट को आप डेवलप कीजिए। जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, फर्स्ट गेन एन एंट्री, once you are in a job you can always change, so never be rigid कि मुझे यही प्रोफाइल चाहिए एंड मुझे यही जॉब डिस्क्रिप्शन चाहिए। जो मिलता है आप उसे एक्सेप्ट कीजिए, टॉक टू योर मैनेजमेंट देयर दैट मेरा प्रेफरेंस है, जिस कंपनी में मैं रहा हूं, आई हैव इवैल्यूएटेड फ्रेशर्स और मैंने उनकी जॉब प्रोफाइल्स भी चेंज की बेस्ड ऑन देयर एप्टीट्यूड। तो आई एम श्योर ऐसे मैनेजर्स मिलेंगे और उनको मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच सर, ये एक बहुत बड़ा सजेशन है आपका फ्रेशर के लिए। और एज ए टीपीओ मेरा चैलेंज रहता है इंडस्ट्री और स्टूडेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करना, और आई थिंक ये और भी टीपीओज का ये चैलेंज होता होगा कि जॉब प्रोफाइल, सैलरी एंड डेजिग्नेशन, इन सब के बीच में दोनों इंडस्ट्री और स्टूडेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेट करना, इट इज ए टफ टास्क. Your advice will definitely help us as well as students also कि उनको they should start their job first and then later on they can think about their progress, designation and job profiles also. तो next questions अगर हम इसी सिलसिले में बात करें सर, इंटरव्यू की, कि जब कोई कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए जाता है, अगर आज हमारा भी इंटरव्यू होता है तो अंदर से कहीं ना कहीं दिल की धड़कनें बढ़ी होती हैं, हम किसी भी लेवल पे हों, पर जब हम टेबल के दूसरी तरफ होते हैं तो हम नेचुरली हमारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करने के लिए उनको ट्रेन करते हैं कि उस इंटरव्यू में कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है किसी कैंडिडेट के लिए, और उसको उस सिचुएशन को, वो जो प्रेशर है, इंटरव्यू का प्रेशर है, उसको वो आखिर किस तरीके से हैंडल करें? देखिए, इंटरव्यू के प्रोसेस में यू हैव ग्रुप डिस्कशन, यू हैव इंडिविजुअल राउंड्स, आपके असेसमेंट्स होते हैं, बट जो फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, मेरा मानना है कि वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब चाहे आपका एचआर के साथ हो या इंडस्ट्री के दूसरे सीनियर मैनेजमेंट के साथ हो, आप जिस भी लेवल पे रहते हैं, फ्रेशर के लिए एचआर राउंड काफी इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें एचआर के लोग आपसे सॉफ्ट स्किल और कुछ हार्ड स्किल के क्वेश्चन, जनरली सॉफ्ट स्किल रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, और वो आपको उसमें एसेस करते हैं कि कैंडिडेट का कितना रिस्पॉन्स रहा, वेदर जैसे क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस यू हैव फेस्ड इन लाइफ, टेल मी अबाउट वन एंड हाउ यू हैंडल इट, सिंपल। तो दे आर लुकिंग एट व्हाट एक्शन डिड यू डू और व्हाट एक्शन डिड यू टेक टू ओवरकम अ चैलेंज। वो सिर्फ चैलेंज पे फोकस नहीं है, आपने क्या किया और आपने उसको कैसे किया, इससे आपकी कुछ क्वालिटी उभर के आती है, एंड इससे क्या है कि दे आर एबल टू एसेस कि आप में वो दम है कि नहीं, आप में वो काबिलियत है कि नहीं, जो हमारी टीम में एज ए फ्रेशर आप उसमें मिल जाओगे या उसमें आप मर्ज कर सकते हैं। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू एसेस सर्टेन क्वालिटीज।
और मेरा सिंपल एडवाइस रहता है कि आप जब इंटरव्यू के लिए जाएं तो इतना आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि थिंक कि मैं इंटरव्यूअर से बेटर, आई शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट दैट आई एम बेटर देन एनीवन। If in case it's a panel, yeah, individual मैं उससे better हूँ. I know the subject very well. And how you can have that confidence? Just by preparation. So prepare, prepare and prepare. जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप जा रहे हैं, know about that organization and अपनी तैयारी की. आप कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे, nobody stops you. हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा। मैं भी अपने स्टूडेंट्स को जब कहता हूँ इसी तरीके से, जब कभी उनसे इंटरेक्शन होता है, कि आप अपनी स्किल सेट और जो कंपनी का जॉब प्रोफाइल है उन दोनों को आइडेंटिफाई करके, मैच करके, और इंटरव्यू में अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करिए कॉन्फिडेंस के साथ कि अगर कंपनी आपको नहीं लेती है तो कंपनी का नुकसान है, आपका नहीं है। मैं Absolutely, बिल्कुल यही मेरा कहना है. Absolutely. हाँ, तो जो आपने भी उसी मेरे जो है ना, जो मैं बच्चों को जो या फ्रेशर्स को जो बोलता हूँ, आपने उस पर मोहर लगाई। आ, अब इसी सिलसिले में अगर हम आगे बढ़ें तो जब कोई स्टूडेंट आपके किसी भी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाता है, तो स्टूडेंट या किसी फ्रेशर के पहुंचने से पहले उसका सीवी पहुंचता है आपके पास, रिज्यूमे। तो आप उस रिज्यूमे में ऐसी कौन सी चीजें देखते हैं जो सबसे पहले आपकी नजर जिस पे पड़ती है? ठीक है। और आपको ये पता है कि रिज्यूम के इस सेक्शन में 70 to 80% स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। ठीक है। तो वो जो सीक्रेट है आपने जो सीखे हैं, उस सीक्रेट को आप थोड़ा सा रिवील करेंगे, सो दैट जो भी इस पॉडकास्ट को देखें वो एटलीस्ट वो मिस्टेक न करें कि जो मिस्टेक वो अभी तक करते आए हैं। और हर एक एचआर प्रोफेशनल की नजर पड़ती है कि पता है कि हाँ, इस सेक्शन में ये गलती मिलेगी ही मिलेगी। अगर किसी ने नहीं की, इट मींस वो सीरियस है अपने सीवी के बारे में। तो कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो जनरली एक फ्रेशर करता है? पहली बात, आपने जो सवाल किया कि आप क्या देखते हैं, तो मैं दो चीजों पे नजर रखता हूँ. कैंडिडेट के स्किल सेट क्या है, दूसरा रहता है कि उसने डिग्री कौन सी की है और किस कॉलेज से या किस यूनिवर्सिटी से उसने डिग्री किया है. ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. दो पे मेरी नजर जाती है. टिपिकली when you are talking about the mistakes which are there in a CV, so CVs are verbose. उसने अपनी सारी इंटेंशंस दिया है कि मैं ये करूंगा, मेरे ये एस्पिरेशंस हैं, मैं ये करना चाहता हूँ, सारे उसके वर्बोस हैं. What as an interviewer I will look at is what he has achieved. उसने क्या चीजें किया है. मैंने एक प्रोजेक्ट किया है, प्रोजेक्ट में मैंने ये बनाया. अगर मैंने कार का प्रोजेक्ट किया है तो मैंने एक कार बनाई है, या मैंने ये किया. तो आई फोकस मोर ऑन अचीवमेंट्स, व्हाट अ पर्सन हैज डन. आई एम नॉट लुकिंग एट हिज इंटरेस्ट, हॉबी. मैंने ये गेम खेला, मैंने दोस थिंग्स आर एक्स्ट्रा को इज गुड, बट सीवी रिफ्लेक्ट्स पर्सनालिटी ऑफ अ पर्सन. तो अगर मुझे एक अचीवर लगेगा, उसने कुछ अचीव किया है बाय वे ऑफ अ प्रोजेक्ट, समथिंग इज डन, और उसकी जो क्वालिफिकेशन वगैरह है कॉलेज से, वो मुझे थोड़ा बैकग्राउंड तक ले जाता है. सो समवेयर आई विल ऑलवेज एडवाइज एनीथिंग विच यू हैव अचीव, विच यू फील कैन बी ऑफ इंटरेस्ट टू द इंटरव्यूअर, उसको आप हाईलाइट कीजिए. अच्छा, जैसे आपने कहा कि किसी एक सीवी में, एक रिज्यूमे में किसी भी फ्रेशर को उसने जो भी प्रोजेक्ट्स किए हैं, जो इंटर्नशिप की हैं, वो हाइलाइट्स करना चाहिए। बट जब कोई अंडर ग्रेजुएट लेवल पर कोई प्रोजेक्ट करता है, तो वो एक ग्रुप प्रोजेक्ट होता है। तो उसमें आप क्या सजेस्ट करते हैं कि उस प्रोजेक्ट के जब वो प्रोजेक्ट वहां पर हाईलाइट कर रहा है, तो क्या उसको अपना कंट्रीब्यूशन उसी सीवी में ही हाईलाइट कर देना चाहिए कि इन ग्रुप प्रोजेक्ट उसका रोल क्या था उसमें? नहीं, जरूरत नहीं है. ही कैन जस्ट राइट कि मैंने इस ग्रुप में पार्टिसिपेट किया, आई वाज वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स. अगर इंटरव्यूअर को उससे इंटरेस्ट होगा, उस प्रोजेक्ट के बारे में पूछने में, तो इंटरव्यू राउंड में ही विल आस्क. तो उसमें इन एनी के हर चीज सीवी में होनी नहीं चाहिए. मेरा तो मानना है सीवी को थोड़ी आपको शॉर्ट रखनी चाहिए. यू नो सो कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल. We use something called KISS principle in business communication. उसको कहते हैं कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल.
तो दैट इज व्हाट शुड बी अलाइंड टू सीवी. और बाकी इंटरव्यू राउंड में यू कैन एलोबरेट इफ द इंटरव्यूअर इज इंटरेस्टेड. ही विल डेफिनेटली आस्क. अगर उसकी नजर में आएगा तो 100% पूछेगा. और स्पेशली आप अगर प्रोजेक्ट्स वगैरह में इन्वॉल्व हैं तो इट विल बी अ आस्क क्वेश्चन. व्हाट वाज योर कंट्रीब्यूशन, आपने क्या अचीव. दैट इज व्हाट विल कम. आपका ये बहुत अच्छा सजेशन है, आपने जो किस प्रिंसिपल बताया, आई थिंक हमारे व्यूअर उसको बिल्कुल फॉलो करेंगे। अब अगर मैं एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, हमारे ये क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से थे कि एज एन एकेडमिशियन और एज एन इंस्टीट्यूशंस, एक इंस्टीट्यूट क्या क्या एफर्ट्स कर सकता है जो उनके यहाँ जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कराने के लिए, तो उनको किस किस तरीके से प्रिपेयर कराने चाहिए? सी जैसे मैंने एक दो कॉलेज में मैंने हैव विजिटेड, लोगों ने मुझे बताया कि हम ग्रुप डिस्कशंस की तैयारी करते हैं, मॉकअप इंटरव्यूज करते हैं. बट मेरा मानना है स्टूडेंट हैज टू गो आउट ऑफ वे and just not depend on interaction with faculties for these preparation. उसे समझना पड़ेगा कि मैं किस, let's say he is wanting to join a company like Reliance or Adani, तो इन कंपनीज के क्या वैल्यू सिस्टम है, इनका क्या इंटरेस्ट है, क्या बिजनेसेस. अगर आप उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे, इनका लेटेस्ट क्या चल रहा है, सो यू हैव टू हैव इंडस्ट्री नॉलेज. और इन केस आप अपने इंटरव्यू में इसको आप लेके आते हैं तो इंटरव्यूअर इससे आपसे काफी इंप्रेस होता है. क्योंकि एक ये फ्रेशर है जिसको इंडस्ट्री का पता है, मेरी कंपनी के बारे में जानता है और मेरी कंपनी की क्या इंटरेस्ट है. कैसे आपको ये इंफॉर्मेशन मिलती है, आप उसके एजीएम के बारे में सुनिए कि एजीएम के स्टेटमेंट्स होते हैं, उसके बारे में पढ़िए, गूगल पे काफी इंफॉर्मेशन रहती है. तो उसको लेके नीड बेस्ड इंफॉर्मेशन करके आप अपनी तैयारी करते हैं. इट्स लाइक यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन यूपीएससी एग्जाम. तो आप अपनी तैयारी करते हैं. फर्स्टली इंडस्ट्री नॉलेज, दूसरा है जिस कंपनी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं उसकी जानकारी. Third is you should have a clarity on what you want. आपकी क्या ऑब्जेक्टिव है इन लाइफ. बिकॉज वो इंटरव्यूअर डेफिनेटली पूछेगा कि वे क्या आपका क्या ऑब्जेक्टिव, हाउ यू वांट टू ग्रो, और आप क्या अचीव करना चाहते हैं. तो ये एक आपको प्रोफेसर या एक फैकल्टी आपको नहीं बता सकती. इट इज योर पर्सनैलिटी. और हर आदमी को थोड़ा डिफरेंट होना ही. तो इसके रटे रटाए आप पढ़ के आप उसको इंटरव्यू को यू कैन नॉट टेक इट फर्दर. तो आपका जो इंटरेस्ट है कि मैं ये करना चाहता हूँ एंड दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, कैसे आप कर सकते हैं, यू शुड हैव अ क्लैरिटी. और बाकी तो अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली कॉलेज में होती है कि आप यू लिसन टू सम पॉडकास्ट. जैसे ये एक अच्छा पॉडकास्ट, इट्स अ वेरी यूनिक थिंग व्हाट वी आर डूइंग. और ऐसे पॉडकास्ट में लेंगे, इसको सुनिए. समथिंग मोर इज अवेलेबल, कुछ वीडियोस रहेंगे, यूट्यूब वगैरह पे रहते हैं. लिसन टू सम पीपल एंड यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ. See, you have to prepare yourself. Professors, colleges are just enablers. They cannot prepare you. You need to prepare yourself. They will only support you and help you in becoming a better individual. That's the way I look at it. थैंक यू सो मच सर, ये आपने एक बहुत अच्छा इनपुट दिया है कि अगर कोई किसी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप 5 साल बाद क्या बनना चाहते हो, तो हर कोई 5 साल बाद एक ही नहीं बनना चाहेगा. सबके अलग अलग विजन्स होते हैं, सबके अलग अलग टारगेट्स होते हैं, और वो उनको खुद ही आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे. ये उनको सिखाए नहीं जा सकते, बताया नहीं जा सकता कि नहीं. सब एक ऐसा यूनिवर्सल प्रिंसिपल नहीं है कि सबको 5 साल बाद यही बनना है ना. हाँ, इसी सिलसिले में सर एक और क्वेश्चन, जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है सेल्फ इंट्रोडक्शन का. जनरली जो मैंने देखा है कि आप कभी जब भी कोई कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो इंटरव्यू के लिए जाते टाइम जब सामने इंटरव्यूअर बैठा है, वो जब तक उनका सीवी पलट रहा है तब तक उसका एक क्वेश्चन शुरू हो जाता है, अच्छा टेल मी अबाउट योरसेल्फ. तो ये टेल मी अबाउट योरसेल्फ का जो आंसर है वो कितना इम्पोर्टेंट है या कितना मैटर करता है उसके इंटरव्यू में किसी कैंडिडेट के? See, although when he interviewer उस समय उसकी सीवी को देख रहा होता है, but उसके कान खुले रहते हैं, राइट. एंड ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन. What he is expecting from a student or a fresher is the gist of his CV. And when you talk about tell me yourself, is इसमें क्या आता है, टिपिकली करियर ऑब्जेक्टिव जैसे आपने रहा,
And again, I emphasize, everybody is not interested in your verbose statements. What their statement in specifics. कि मेरे ये की दो तीन स्किल सेट है, और यू कैन टॉक अबाउट वन और टू स्ट्रेंथ, बाकी तो इवेलुएट कर ही लेगा, उसकी चिंता आप नहीं करें। बट आप अपनी तरफ से मैं हमेशा कहता हूं एक फ्रेशर को कि यू आर लाइक ए सेल्समैन, यू आर सेलिंग योर पर्सनालिटी टू एन इंटरव्यू। तो आपको है, अगर आप इमेजिन करें कि आपको निरमा वॉशिंग पाउडर बेचने अगर आप जाते हैं, तो एक कोई आपकी निरमा क्यों खरीदे, व्हाई नॉट सम अदर वॉशिंग पाउडर? So what is the USP? What is the differentiator? So tell me about yourself is nothing but your USP. How you are better than any other candidate, and what is your differentiation? इसमें anything what you have achieved, something is your focus, and what's your personality is basically you should come out in that question. And this is one of the best way to talk about yourself. This is the only question where you are talking about yourself. इसके बाद तो आपको इंटरव्यूअर ही क्वेश्चन पूछेगा और आपको उसको रिस्पॉन्ड देना पड़ेगा। यहाँ पे आपके पास पूरी लीवे रहती है, यू कैन टॉक अबाउट एनीथिंग, दैट्स वेयर इट इज। तो आप जो है ना, मैं भी जो है ना, मेरा भी जो जनरल स्टेटमेंट होता है स्टूडेंट से वो यही है कि ये जो सेल्फ इंट्रोडक्शन का जो आंसर है, या टेल मी अबाउट योरसेल्फ का जो आंसर है, इसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन हो ना हो, रिजेक्शन जरूर होता है। कि अगर आप अपने बारे में सही ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो हु एल्स कैन एक्सप्लेन अबाउट योरसेल्फ ना? इफ यू योरसेल्फ आर नॉट एबल, यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, और यू आर नॉट एबल टू हाईलाइट योर स्किल सेट, योर अचीवमेंट्स, योर कॉम्पिटेंसी लेवल्स, तो फिर जो है ना, आपका सिलेक्शन हो ना हो, रिजेक्शन जरूर इस क्वेश्चन के आंसर के बेसिस पे होता है। And in fact, I will just take it forward. When you say, tell me about yourself, what the assessor is also checking your business communication. Are you able to communicate? He's checking your body language. Are you looking to the eyes and talking? Your facial expression, your gestures, postures, all these factors get assessed when somebody is speaking. So while he's flipping through the CVs, he's also looking at this. And then what he is assessing, what this person is speaking. Is he speaking garbage? Or is he talking about something relevant? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इस क्वेश्चन की तैयारी, इस क्वेश्चन के आंसर की तैयारी आप बहुत अच्छे तरीके से करें, और इसको रिहर्स करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फैकल्टीज के साथ, और जितना आप कॉन्फिडेंटली इस चीज को कवर करते हैं, आपका नेक्स्ट लेवल पे इंटरव्यू में जाने का चांसेस काफी ब्राइट है। तो मेरा ये मानना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इसकी अहमियत है, और इसको अच्छे सीरियसली लेके इसको तैयारी करनी चाहिए। अच्छा, बिल्कुल सही कहा आपने सर, कि जब वो अपने बारे में बता रहा है तो सीवी में जो लिखा है और उसके जो स्टेटमेंट्स हैं वो दोनों भी मैच करने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि सीवी में कुछ और लिखा है और वो बोल कुछ और रहा है। तो ये दोनों स्टेटमेंट, जो बोलना और जो सीवी में मेंशन है, वो दोनों भी मैच होते रहने चाहिए ना। अभी तक हमारा डिस्कशन बड़ा अच्छा चल रहा है सर। अब इसी डिस्कशन में मैं थोड़ा सा एक ट्विस्ट करते हुए आपसे कुछ जो है ना वन लाइनर पूछूंगा, है ना, अगर आप परमिट करें तो, कि वो मिथ है या फैक्ट है। तो आपको ये बताना है कि वो मिथ है या फैक्ट है। जो भी वो फैक्ट है तो फैक्ट किस तरीके से है, क्यों है। तो जो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो ये कि अगर आप इंटरव्यू में नर्वस हो तो एचआर को पता चल जाता है। ये मिथ है या फैक्ट है? इट्स अ फैक्ट कि कोई किसी को भी अगर आप कॉन्फिडेंस की कमी है तो नोटिस तो हो ही जाता है, बट उसका कॉग्निजेंस लिया जाएगा, मतलब उसको नेगेटिव में लिया जाएगा कि नहीं, ये मिथ है। जरूरी नहीं है कि नेगेटिव हो। जनरली परसेप्शन रहता है कि कोई भी आदमी इंटरव्यू में आएगा तो थोड़ा नर्वस हो ही जाता है। एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल। नेक्स्ट जो वन लाइनर है वो सर, वो है कि सॉफ्ट स्किल्स और टेक्निकल स्किल, या सॉफ्ट स्किल टेक्निकल स्किल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? जैसा मैंने पहले बताया था, एंट्री के टाइम शायद हार्डर स्किल, टेक्निकल स्किल का एज रहेगा, थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बिकॉज अगर हम एक इंजीनियर को लेते हैं तो उसकी टेक्निकल कैपेबिलिटी जानना बहुत जरूरी है, बट सॉफ्ट स्किल इंपॉर्टेंट रहता है। बट
जॉब के बाद आगे अगर लाइफ में मूव करना है तो सॉफ्ट स्किल का हमेशा ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सर एक और जो जनरल स्टेटमेंट रहता है कि एक जॉब में ज्यादा दिन रुकना नहीं चाहिए, जल्द अगर आपको अपनी ग्रोथ करनी है तो जल्दी जल्दी चेंज करते रहना चाहिए। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए ये बात सही है, क्योंकि आप जब जॉब चेंज करते हैं, अगली कंपनी में आप जाते हैं, तो आपकी सैलरी में हाइक मिलती है 10-20%। डिपेंड करता है आपकी कितनी कैपेबिलिटीज है, आपने कितना नेगोशिएट किया है, विच इज अगेन अ सॉफ्ट स्किल, एंड हाउ यू हैव बीन एक्सेप्टेड बाय द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो यू गो ऑन ए जंप, और एक जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप कंटिन्यू करते हैं तो उसमें स्टैंडर्ड आपको जो इंक्रीमेंट एनुअल मिलती है तो मिलता रहता है। बट इसका मैंने देखा है कि जो लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यू करते हैं 10 साल 15 साल, वो जिस लेवल पे पहुंच जाते हैं, ये जॉब चेंजर्स उतनी जगह नहीं पहुंच पाते। उसमें कुछ लोग पहुंच पाएंगे लेकिन सारे नहीं पहुंच पाते। बट क्योंकि कंपनी लॉयलिटी भी देखती है, लॉन्गेविटी भी देखती है, और धीरे धीरे एम्प्लॉय पे ट्रस्ट आता है। नए लोगों पे ट्रस्ट आने में वक्त लगता है। तो जैसे जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं अभी काम कर रहा हूँ, यहाँ जो लोग 10 साल से काम कर रहे हैं, तो प्रमोटर्स का उनके ऊपर डेफिनेटली ज्यादा ट्रस्ट होगा विजा विज न्यू एम्प्लॉय को अभी आया है। तो इसमें दोनों फैक्टर्स हैं। अगर आपको सैलरी में फटाफट जंप चाहिए तो यस, आपको जॉब हर 2 साल 3 साल में चेंज करनी चाहिए। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप अगर कंपनी में कंटिन्यू करते हैं लगातार तो भी आपको अच्छी जंप मिल जाती है। प्रमोशन वहां भी होती है, और हर प्रमोशन के साथ आपकी सैलरी इंक्रीज यहाँ भी होती है। तो ओवरऑल ये फिर वही जो आपका अर्लियर स्टेटमेंट था वो उसी से ये मैच करते हुआ आपका एक्सप्लेनेशन है कि अगर उसमें सॉफ्ट स्किल्स हैं तो वो एग्जिस्टिंग कंपनी में भी ग्रोथ कर सकता है एज कंपेयर टू अदर। जरूरी नहीं है कि उसको छोड़ने की ही जरूरत हो। हाँ, छोड़ के ग्रोथ मिल सकती है, पर वो मैटर करता है कि अगर उसमें सॉफ्ट स्किल्स हैं तो वो किसी एग्जिस्टिंग कंपनी में रह के भी ग्रोथ उसी लेवल पे पहुंच सकता है जितना वो चेंज करके ना सर। एब्सोल्युटली। सी लॉन्गेविटी के डेफिनेटली बेनिफिट्स होते हैं, ट्रस्ट होता है, एंड आपको आप देखेंगे कि लॉन्ग रन में आपको काफी बेनिफिट मिलता है। हाँ सर, सो नेक्स्ट वन लाइनर इज सर, इंटर्नशिप्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन एकेडमिक ग्रेड्स। I don't agree to this, because as interviewer, I will see both. Academic grade is also very important to me, and what internship you have done. Again, internship certificate doesn't make a difference. उसमें आपने क्या exactly किया है, what is your output, आपने क्या contribute किया है, that is what is important. So as an interviewer मैं देखूंगा कि personally आपने क्या achieve किया है, and of course आपके grades अगर बहुत अच्छे हैं, you're a top student, it will have a value. इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। So combination of the two works. So actually, academics, internship supported by skill sets. Absolutely. ओनली एकेडमिक्स और ओनली इंटर्नशिप सर्टिफिकेट्स वो सफिशिएंट नहीं होंगे। अगर उनके साथ स्किल सेट्स भी हैं देन वो ज्यादा सक्सेसफुल होंगे ना Because सर। ultimately, I want a automobile engineer should be capable to handle the basic automobile defects and not be dependent on a mechanics. That's exactly the requirement. सर नेक्स्ट इज एचआर ओनली केयर अबाउट प्रोफेशनल बैकग्राउंड। उनको हॉबीज इंटरेस्ट इन सबसे कोई मतलब नहीं होता है ना, क्या ये सही है? I don't agree. क्या होता है कि एक्स्ट्रा को करिकुलर को भी डेफिनेटली देखते हैं, बट वेटेज शायद कम होता है। बट मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वंस यू ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन, आपको काफी अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने हॉबीज को भी परस्यू करने की। सो देर इज एन अपॉर्चुनिटी विच यू कैन परस्यू, और उसमें इफ यू आर टैलेंटेड, उसकी भी काफी रिकॉग्निशन होती है। समबडी कुड बी अ वेरी गुड सिंगर, somebody could be a very good artist. So there is an opportunity to get promoted in these fields. So these hobbies, if you excel, उसकी वैल्यू है। बट जस्ट फॉर राइटिंग से आप 10 हॉबी लिख देते हैं तो उसको इंटरव्यू में इट विल नॉट हैव अ वैल्यू। चलिए सर, आपने बड़े अच्छे ढंग से मिथ और फैक्ट का आंसर दिया। अब इसी सीरीज में हम थोड़ा सा और ट्विस्ट लेके आते हैं सर, और अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा रैपिड फायर राउंड में ना, और आपको बस जल्दी से उनका आंसर देना है सर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि फ्रेशर का सबसे बड़ा इंटरव्यू का ब्लंडर क्या होता है सर?
वर्बोस, बहुत लंबी बात करना, लगातार बोलते रहना, इंटरव्यूअर भी फेड अप हो जाता है। और कुछ फ्रेशर तो बिल्कुल बोल ही नहीं पाते हैं। सो देयर आर टू काइंड, एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट्स। तो मेरा मानना है कि बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, टू द पॉइंट एंड फॉलो किस प्रिंसिपल। और दूसरा सवाल है मेरा कि एक इंटरव्यूअर लगभग कितनी देर में डिसाइड कर लेता है कि इस कैंडिडेट को लेना है या नहीं लेना है? टिपिकली 2 से 5 मिनट के अंदर उसको इंडिकेशन मिल जाता है। बट मैं सारे एज ए L&D प्रोफेशनल आई टेल इंटरव्यूअर्स व्हेन आई ट्रेन देम कि नहीं, आपको थोड़ा वक्त देना चाहिए। कई लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, धीरे धीरे खुलते हैं, तो उनकी सारी क्वालिटी 2 से 5 मिनट में उभर के नहीं आती है। एक्सट्रोवर्ट में तो आ जाएगी, इंट्रोवर्ट्स में नहीं आती है। तो एज ए इंटरव्यूअर वी शुड गिव देम टाइम। बट जनरली बात सही है, 2 से 5 मिनट में उसको इंडिकेशन मिल जाता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि एक कौन सी ऐसी स्किल है जो सबसे अंडररेटेड है, जिस पर कोई ध्यान नहीं देता बट है बहुत इंपॉर्टेंट? एटीट्यूड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर बंदे में एटीट्यूड सही है, इज अ पॉजिटिव फ्रेमवर्क, ही विल डू एनीथिंग। और उसमें अगर नेगेटिविटी है, ये नहीं हो सकता, ही विल फाइंड रीजंस व्हाई दिस कैन नॉट बी डन। तो हम रीजन ढूंढने चाहिए कि हम कैसे कर सकते हैं, और ये नहीं कि इसको कैसे नहीं किया जा सकता है। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। अभी आपसे बातचीत के पहले मैंने आईटी मैनेजर को बुलाया था। मैं एक विजिलेंस सेटअप करना चाह रहा हूँ कमरे में, 5-6 टीवी लगा के, और पूरे प्लांट में जितने कैमराज हैं उसको मॉनिटर करना चाह रहा हूँ। उसने मुझे कल मेल पे लिखा कि सर ये नहीं हो सकता है। तो मैंने उसे बुलाया, क्यों नहीं हो सकता है? कहता सर कमरा छोटा है। मैंने उसे बोला कि तुम्हारा आंसर ये नहीं होना चाहिए, तुम मुझे बताओ कि सर ये करना है मुझे, अब बोलो कि इसको कैसे कर सकते हैं। बोला ठीक है सर, मैं समझ गया। मैंने कहा इसे करना है, अब 4 की जगह 5 टीवी लगाओ, दैट इज फाइन, लेकिन करना है, एंड यू गो अहेड एंड डू इट, दैट्स ऑल। So that's an attitude, मुझे ये करना है। And for me, attitude is becomes the most important factor, and this is underrated. People don't value this. यार बिल्कुल, आप बिल्कुल सही हैं सर। इस बारे में जनरली आस्क प्रिंसिपल कहा जाता है, एटीट्यूड, स्किल एंड नॉलेज के। कुछ लोग इसको के ऐसे भी कहते हैं कि नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड। बट इन तीनों का ही कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। ये एक एक अनटच्ड एस्पेक्ट रह गया था। हमने नॉलेज की भी बात कर ली थी, स्किल की भी बात कर ली थी, इस क्वेश्चन के साथ ना एटीट्यूड की भी बात हो गई। तो आई थिंक ये एक कंप्लीट पैकेज हो गया है, ये डिस्कशन। क्वेश्चन जो रैपिड है फायर क्वेश्चन है कि किसी इंटरव्यू में किसी भी बच्चे को हायर करने से पहले क्या आप उसका प्रोफाइल गूगल या सोशल मीडिया पर भी चेक करते हैं क्या? जनरली नॉट, फ्रेशर लेवल पे नहीं करते हैं, बट सीनियर लेवल पे हम बैकग्राउंड चेक कुछ कुछ केसेस में करते हैं। जैसे एक सीएफओ को मैं हायर कर रहा था, तो उसके लिए मैंने बैकग्राउंड चेक किया, उसकी पिछली कंपनी के सीएचआरओ से मैंने बातचीत की, कनेक्ट करके उसका बैकग्राउंड किया। तो कुछ सीनियर या मिडिल लेवल प्रोफाइल पे करते हैं, बट जनरली फ्रेशर लेवल पे नहीं करते, जरूरत नहीं है। अ, कभी ऐसा हुआ हो कि किसी के सीवी में आपको कुछ एक बहुत ही बड़ी वियर्ड थिंग या कुछ ऐसा लिखा दिखाई हो, कोई फनी इंसिडेंट? इंटरव्यू में हुआ, आई रिमेम्बर किसी से मेरी बातचीत, टिपिकली वी हैव द क्वेश्चन, वेयर डू यू सी योरसेल्फ फॉर 5 years from now, 10 years from now? तो इसमें यू डू गेट एट टाइम्स फनी रिस्पॉन्सेस, राइट? सो आई रिमेम्बर वन कैंडिडेट व्हेन ही सेड, so 5 years from now I will be having a party with you celebrating my 5 years in the organization. One candidate tells me, sir, 5 years I will be the CEO. I said, CEO of this company? He said, sir, CEO of my own company, because I have an entrepreneur mindset. So you have such instances. People come out with different things. One of them said, "Ki 5 years I will be married, I will be having my children, and I will be doing very good work for the country." So yes, you have such instances coming up. And see, मैं इसको गलत नहीं मानता हूँ, उसके aspirations है. This is his thinking. This is his perception. And we all have different perceptions. I'm not the right person to say it is right or wrong. It is his perception कि 5 years में वो कहाँ से कहाँ चला जाए। कोई एंटरप्रेन्योर कहता है कि 5 years में मैं बहुत बिलियनर बन जाऊंगा, ठीक है, that's his choice. सर, एक और एक रैपिड फायर क्वेश्चन है
कि अगर किसी इंटरव्यू में कोई कैंडिडेट बड़े कॉन्फिडेंस के साथ गलत आंसर देता है, तो क्या आप उसे कॉन्फिडेंस के लिए हायर करेंगे? I value the confidence more important because I'm not hiring a computer. I am hiring a person based on his personality. Answers can be wrong. See, he may have given, unless it is related to attitude, character, or something, yes, then it becomes a different issue. But let's say figurative answer, and he's given a wrong answer, doesn't matter. He may have gone wrong. Maybe उसने तैयारी नहीं की हो. I still give him a benefit. At least the person is confident. So I will prefer a confident candidate, and he can confidently say, let's say he doesn't know the answer. I always tell them, sorry sir, I don't know. बिकॉज मैं इसके बाद चेक करके बताऊंगा, बिकॉज मैं कोई कंप्यूटर तो हूं नहीं कि आई एवरी टाइम एवरी आंसर विल फ्लैश. यस. सो दैट इज माय वे ऑफ लुकिंग. हाँ. नेक्स्ट रैपिड फायर क्वेश्चन सर, कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है, एक डिग्री फ्रॉम टॉप यूनिवर्सिटी और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस? मेरा मानना है, अगेन, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस डेफिनेटली विल हैव अ benefit, but top university degree has an edge. But there are data which suggest that IIT बॉम्बे की भी सारे स्टूडेंट्स प्लेस नहीं हो पाते. ये IIT लेवल की बात है. मैं आई हैव विजिटेड IIT खड़गपुर एज ए स्पीकर, और मैंने वहां पे भी जब देखा है, तो दिस इज द फैक्ट. इवन IITs and IIMs cannot get 100% people placed. So somewhere it's a combination. So there is you have a advantage of a top college, but जो आपके इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, जो कैपेबिलिटीज है, वो तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है. और दोनों का अगर कॉम्बिनेशन हो जाता है, तो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा है. सो दैट एग्जैक्टली इज द बेस्ट, एंड यू गेट बेस्ट ऑफ द पैकेजेस बेस्ड ऑन योर ओन पर्सनालिटी. एंड दूसरी बात जो है, मैं हमेशा कहता हूँ कि अच्छे सेल्समैन आपको बनना पड़ेगा. हाउ वेल यू सेल योर पर्सनालिटी टू द, दैट्स व्हाट इट इज. थैंक यू डॉक्टर संजय. आपने जो रैपिड फायर क्वेश्चन, मिथ एंड फैक्ट्स और अदर जितने भी क्वेश्चंस थे, उनका बड़े अच्छे ढंग से जवाब दिया. और ये सर, एक अभी एक बहुत पॉपुलर स्कीम है अग्निवीर. आप आर्मी बैकग्राउंड से ऑलरेडी रहे हैं और अभी आप युवाओं के बीच में एक ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं, तो आपकी राय अग्निवीर स्कीम के बारे में क्या है? वो किस तरीके से उन युवाओं के लिए सहायक है? देखिए, आर्मी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और हर ऑर्गेनाइजेशन में पेंशन का जो लोड आता है गवर्नमेंट के ऊपर, काफी बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे. तो आर्मी डिसाइडेड टू हैव शॉर्ट सर्विस एंट्री. ऑफिसर्स के लेवल पे पहले भी थी, और अब युवाओं के लिए उन्होंने ट्रुप्स लेवल पे भी अग्निवीर उन्होंने चालू किया. अग्निवीर के काफी एडवांटेज है. सबसे बड़ा एडवांटेज है एट नेशनल लेवल कि हमारे पास 5 साल ट्रेन्ड यूथ है. तो जैसे एनसीसी के लोग ट्रेन होते थे, कल को वॉर होती है, कुछ भी, हमारे पास ट्रेन यूथ है. इनको हम एनलिस्ट करके इनको हम एज अ रिजर्व फोर्स यूज कर सकते हैं. दूसरा है, देश के अंदर डिसिप्लिन युवा अवेलेबल है. जो जिसने आर्मी की ट्रेनिंग 5 साल कर ली, दैट मीन्स उसमें डिसिप्लिन की भावना, उसकी फिजिकल फिटनेस लेके कई चीज उसमें पॉजिटिव क्वालिटी आती है. और उसके बाद इनको मौका मिलता है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाने का, पुलिस फोर्स में, रेलवेज में जाने का. देयर आर सर्टेन कोटास. और प्लस कुछ ना भी जाए तो अपने बलबूते वो कुछ कर सकता है, उसमें काबिलियत आ जाती है. ये बहुत कॉमन है इजरायली आर्मी और फॉरेन आर्मी में कि हर आदमी को कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग करनी पड़ती है 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, तभी आपको जॉब मिल सकती है. तो हमारे यहाँ वो कंपल्शन नहीं है. पॉपुलेशन काफी बड़ी है, बट अग्निवीर इज अ ट्रेन्ड यूथ रिसोर्स फॉर द कंट्री. इट इज एक्सेलेंट. बेनिफिट्स भी मिलते हैं आपको. यू गेट अ सैलरी, आपको कुछ पेंशनरी बेनिफिट मिलेंगी, कुछ देयर आर सम रिटायरमेंट बेनिफिट्स. Exactly, this is not the right forum to discuss. But as per me, Agniveer is a absolutely beneficial scheme. It's very good for the country, and our pension load also has come down for the government, because government exchequer के पास इतना पैसा नहीं होता है. Because अगर हम सिर्फ पेंशन में पैसा खर्च करें, जो पब्लिक मनी है, तो फिर डेवलपमेंट कहाँ से? तो पेंशन को, लाइबिलिटी को रिड्यूस करना है, और इस तरह की स्कीम लाना, इट इज एब्सोल्युटली राइट, एंड आई सपोर्ट इट.
अगर मैं इसको अग्निवीर स्कीम को, जो हमारा जो मोटिव है इस पॉडकास्ट का और हमारे ऑर्गेनाइजेशंस का, या हम जिस मोटिव के साथ यहाँ बैठे हैं स्किल से रिलेटेड, तो मैं समराइज करूँ आपके स्टेटमेंट्स के बेसिस पे कि उसमें पर्सनल लेवल पर एटलीस्ट डिसिप्लिन डेवलप हो जाता है। स्किल सेट उसमें जो डेवलप होते हैं, डिसिप्लिन सबसे पहले डेवलप होगा, और जो सिचुएशन हैंडलिंग एक स्किल वो डेवलप कर सकते हैं। तो एक तरीके से कहें कि वो जो ट्रेनिंग है, ये जो ड्यूरेशन है, दैट विल डेवलप सॉफ्ट स्किल्स अमंग स्टूडेंट्स। जो सॉफ्ट स्किल्स जो आपने कहा कि सरवाइव नहीं, थ्राइव करने के लिए जो ज्यादा यूजफुल हैं, तो वो सॉफ्ट स्किल्स उसमें डेवलप हो सकते हैं। एब्सोल्युटली। उसमें सबसे बिगेस्ट डेवलपमेंट होगा एटीट्यूड, आई कैन अचीव इट, मैं इसे हासिल कर सकता हूँ और मैं इसे करूंगा। सो दैट इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर देश का हर नागरिक इसमें रहे कि ये मेरा देश है, इसके लिए हम काम करें, और जिस भी फील्ड में मैं उसमें कंट्रीब्यूट करूं, जरूरत पड़ने पे अगर लड़ाई में पार्टिसिपेट करना है तो अग्निवीर हमारे लिए एक रिसोर्स है, अवेलेबल है। नेचुरल कैलामिटीज में ये लोग अवेलेबल है। ऐसा भी पास्ट में हुआ है कि एनसीसी के लोग भी इसमें भर्ती हुए हैं, वॉर में अगर हमें जरूरत पड़ने पे। तो इट इज अ वेरी गुड, इट्स अ सेकंड टियर फॉर द कंट्री। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो इस पॉडकास्ट का जो एपिसोड है, ये फ्रेशर्स के लिए बहुत अच्छा, हेल्पफुल, और है ना, वो इससे जो भी वो सीखेंगे उसको जरूर अपने डेली लाइफ में, अपने बिहेवियर में इम्पार्ट कर पाएंगे। और जो, अगर मैं कंक्लूड करूं इस पूरे डिस्कशन को, तो जो किस प्रिंसिपल, आस्क प्रिंसिपल, ये दोनों वो अपने बिहेवियर में जरूर लेके आएंगे, और दे विल बी सेल देमसेल्फ इन एनी इंटरव्यू। तो अभी इनसे वो काफी सारा सीखेंगे, ये तीनों प्रिंसिपल फॉलो करेंगे। अगर इस पॉडकास्ट को एंड करने से पहले एक कोई लास्ट एडवाइस अगर आप जो देना चाहें, एक सिंगल एडवाइस एक देना चाहें किसी भी फ्रेशर को, तो वो क्या होगी? फ्रेशर को मैं एक सिंगल एडवाइस यही देना चाहूंगा कि देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड so well that you are better than the interviewer. So prepare and prepare. That's it. थैंक यू सो मच डॉक्टर संजय, बहुत ही अच्छा रहा ये आज का पॉडकास्ट। और जो भी हमारे व्यूअर्स जो इसको देखेंगे, और आई होप उन्हें ये एपिसोड बहुत पसंद आएगा। और जो भी व्यूअर्स इस एपिसोड को देख रहे हैं, उन सबसे मेरी ये जो अपील है कि इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से हम लोग इंडस्ट्री के और भी एचआर से कनेक्ट करेंगे, उनके वैल्यूएबल इनसाइट्स, उनके थॉट्स आप तक पहुंचाएंगे। अगर आप लोगों के कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम उन क्वेश्चंस को आने वाले एपिसोड्स में आंसर देने की कोशिश करेंगे, वही क्वेश्चंस, और उन एचआर से पूछेंगे। अगर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर कंपनी के या किसी स्पेसिफिक सेक्टर या जो है ना डोमेन के किसी एचआर या किसी स्पेसिफिक पर्सनालिटी को इस पॉडकास्ट में इनवाइट करना है, तो आप उसके बारे में भी कमेंट कर सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको भी इस पॉडकास्ट में इनवाइट करें और आप लोगों के क्वेश्चंस को आंसर कर पाएं। अगर आप लोग टीपीओ या एचआर हैं और आप इस पॉडकास्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आप अप टू स्किल्स की वेबसाइट पर विजिट करके अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। टीम विल कांटेक्ट यू। इसी तरीके से जो हमारी श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, अप टू द स्किल्स, जो हम लोग स्किल बिल्डिंग के फील्ड में काम कर रहे हैं, आगे भी जुड़े रहेंगे। फॉर मोर इंफॉर्मेशन अबाउट दिस, आप अप टू स्किल्स के पेज को फॉलो कर सकते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी के पेज को फॉलो कर सकते हैं, वेबसाइट से कनेक्ट हो सकते हैं, और सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट, एंड वंस अगेन थैंक यू डॉक्टर संजय। And thank you to both Up to Skill also for giving an opportunity.